हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बरसक मांगा के कन्विक्शन आर्क रेवलेशन को। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मियुरा ने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बरसक सीरीज के वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहाँ आप जाकर बरसक सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, वरना कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो। मांगा की शुरुआत में एक विजन पूरी दुनिया में सभी को दिखता है, जिसमें एक ही समय में दुनिया के कई जगहों में प्लेग की वजह से लोग मर रहे हैं, भूकंप की वजह से गांव के गांव तबाह हो गए हैं, मर्सनरीज लुटेरे बन चुके हैं, आर्मी बड़े बड़े जानवरों से एक दूसरे से लड़ रही है और पूरी दुनिया में एक काला साया है जो मौत का काल बनकर हजारों लोगों की जान ले रहा है। और ये सभी इवेंट्स अलग अलग जगह पर किसी खास इवेंट्स के लिए हो रहे हैं। इस मौत के साए के बीच एक चमकता हॉक सामने आता है जो दुनिया को इस मुसीबत से मुक्ति दिलाएगा। वहीं मिडलैंड राज्य में किंग की आर्मी दौरे पर है, जिसको लीड कर रहे हैं काउंट लेबान। लेबान गिने चुने लोगों में से है जो ग्रिफिथ को सपोर्ट करते थे और वो अपने प्रजा के लिए फिक्रमंद हैं। लेबान अपनी राज्य की दुर्दशा पर चिंतित हैं। उन्हें बताया जाता है कि 100 साल पुराने युद्ध के दौरान यहाँ पर बहुत से पेड़ और पत्थरों को काटा गया किले बनाने के लिए। लेबान देखते हैं कि पासी टाउन से बहुत से लोग किसी और जगह में जा रहे हैं, जिसका कारण अभी उन्हें पता नहीं चल पाया है। कुछ दूर चलते ही लेबान देखते हैं कि भूस्खलन की वजह से वहाँ कई लोग मुसीबत में हैं और वो खुद आर्मी को उनकी मदद करने का कहकर खुद भी मदद के लिए बढ़ते हैं। और बड़ी मुश्किलों के बाद वो खुद पानी से एक बच्चे को निकालते हैं जो पहले से ही बीमार है। वो तुरंत आर्मी को घायलों की मदद करने का काम सौंपकर नजदीकी टाउन में समस्या का पता लगाने बढ़ते हैं। टाउन की शुरुआती मुआयना करने पर उन्हें वहां चूहों के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही उन्हें लाशों का ढेर मिलता है जहां प्लेग की वजह से मौतें हुई हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी काउंट लेबान को बताता है कि यहाँ चूहों की वजह से प्लेग फैला, जिसके लिए टाउन के लोग ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने जंगलों को काट दिया, जिससे चूहों को शहर में आना पड़ा और उनकी तादाद बढ़ती गई और ये प्लेग फैला। उस बूढ़े आदमी का परिवार खुद प्लेग की भेंट चढ़ गया और वो खुद काउंट लेबान को वहां से जाने के लिए कहते हैं। वहीं लेबान सोच में है कि जो हालत अभी टाउन की है वो सिर्फ यहाँ की हालत नहीं बल्कि सभी जगह यही हो रहा है। प्लेग, बाढ़, मर्सनरी जो लुटेरे बन चुके हैं, जैसे पूरी कायनात एक काले साए में है। ये बहुत बुरा है जब फिर से किंगडम को उसके पैरों पर खड़ा किया जा रहा है, वो भी तब जब 70% आर्मी को ग्रिफिथ और बैंड ऑफ हॉक को ढूंढने में लगा दिया गया है, जिसका ये भी पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। और वो भी सोच में है कि ऐसा क्या हुआ था 2 साल पहले कि किंग की ये दुर्दशा हुई, जैसे कि वो पागल हो गए हों। लेबान को फिर उसी विजन का ख्याल आता है कि हो ना हो विजन में जिस हॉक को दिखाया गया है वो ग्रिफिथ की ओर ही इशारा कर रहा है, जो उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तभी वहाँ लेबान के लोग आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि किंग अचानक बीमार पड़ गए हैं। लेबान को लगता है कि काल का अगला शिकार अब शायद किंग ही है और वो तुरंत सबको इकट्ठा कर वापस निकलता है। तभी सभी चूहे किसी खास जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं और गॉड हैंड कॉन्ड्रैड का चेहरा आता है और वही टाउन में प्लेग के लिए जिम्मेदार है, किसी खास पर्पस के लिए। वहीं मिडलैंड की राजधानी विंडहाम में बहुत बुरा वक्त चल रहा है। लोग अपने राजा के लिए चिंतित हैं और लोग मर रहे हैं। राजवैद्य हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और वहीं बीमार किंग अपनी बेटी से मिलना चाहता है और उसकी आखिरी इच्छा समझ राजवैद्य तुरंत राजकुमारी कैरोलेट को बुलाने का हुक्म देते हैं। वहीं काउंट ओवेन राजमहल में आते हैं और देखते हैं कि बाकी लॉर्ड्स भी वही हैं जो राजा के जाने के बाद कैरोलेट की क्वीन बनने के बाद खुद की साख बचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये देख ओवेन का मन घृणा से भर जाता है कि इस समय जब उनका राजा मर रहा है, जब राज्य में इतने लोग मर रहे हैं, ये लोग बस खुद को बचाने की ही सोच रहे हैं। वहीं होम मिनिस्टर फॉस को भी यकीन है कि हॉक वापस लौटेगा और कहीं न कहीं ओवेन के मन में भी यही है कि विजन की ही तरह हॉक वापस लौटेगा। ओवेन लेबान की तरह ही चुनिंदा लोगों में से है जिसे ग्रिफिथ की पोटेंशियल पर यकीन था और वो उसका सपोर्ट करता था। और तो और उसे भी यकीन होने लगा है कि जिस तरह से विजन के बाद किंग की ये हालत हो गई है, और प्रीस्ट का मानना भी है कि अब यही भगवान की मर्जी है। वहीं महल में राजकुमारी कैरोलेट के कमरे के सामने भीड़ लगी हुई है। ओवेन के पहुंचने पर उसे बताया जाता है कि राजकुमारी खुद को पिछले 5 दिनों से कमरे में बंद कर रखा है और पिछले 2 सालों से कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखा।
अपनी करीबी नौकरानी के अलावा किसी और को उसने अलाउ नहीं किया है। ओवेन राजकुमारी को किंग की आखिरी समय में ले जाना चाहता है, लेकिन राजकुमारी उन्हें अपना पिता मानने से मना कर देती है और ना ही वो जाना चाहती है और इस तरह के दबाव से कंटिन्यूसली परेशान हो रही है। वहीं राजा को अपने आखिरी समय में विजन आता है कि वो खुले आकाश के नीचे ऊंची दीवारों से घिरे अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जहां वो ऊंची दीवारें उनका ठंड का कारण बन रही है। वो ठंड से बचने के लिए आग जलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां और गार्ड्स आ जाते हैं। वो फिर आग जलाने के लिए कहते हैं तो वहां और गार्ड्स आ जाते हैं। इससे परेशान होकर वो फिर आग के लिए कहते हैं तो उन्हें उनकी बेटी कैरलेट नजर आती है, जिसकी चाह उनके दिल में है, लेकिन उन गार्ड्स की वजह से वो चाह कर भी अपनी बेटी से मिल नहीं पा रहे हैं। तभी एक विशाल हॉक वहां प्रकट होता है जो कैरलेट को अपने साए में ले लेता है। किंग गार्ड्स को उसे रोकने के लिए कहते हैं, जिसका चेहरा ग्रिफिथ की तरह है और वो भी सोच में है कि शायद ग्रिफिथ वो तो नहीं जो उन्हें राजगद्दी की कैद से आजाद करेगा। और तभी एक बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ किंग अपने प्राण त्याग देते हैं और ये गड़गड़ाहट राजा की मौत का इशारा है पूरे राज्य के लिए। और अब कैरलेट का आखिरी सहारा ग्रिफिथ ही है। राजा की मरने की खबर तेजी से विंडहाम में फैल जाती है और विंडहाम की बाउंड्रीज में विशाल हाथियों के साथ एक बड़ी सेना इकट्ठा होती है जो मिडलैंड की नहीं है। वहीं किसी अनजान जगह पर 300 मर्सनरी की टुकड़ी किसी चीज से डरकर भाग रही है, क्योंकि उनका सामना हुआ है एक अकेले आदमी से, इमॉर्टल जॉर्ड से, जो उन्हें खत्म करने के बाद उनकी लाशों पर बैठा सोच में है कि 300 सालों में बेकार ही मनुष्यों के बीच उसने अपनी असली योद्धा की तलाश की और ना ही कोई एपोस्टल आज तक उसे चुनौती दे पाया स्कल नाइट के अलावा। वहीं उसे ब्लैक स्वॉर्ड्समैन का ख्याल आता है जिसने हाल ही में कुछ एपोस्टल का शिकार किया है और उसकी चाह है कि किसी इवेंट में उनकी मुलाकात हो। तभी वहां हॉक आ जाता है, जिसे देखते ही जॉर्ड हैरत में है और हॉक जॉर्ड की ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। जॉर्ड जिसकी इच्छा है कि वो ताकतवर से लड़े और अपने मॉन्स्टर्स फॉर्म में तुरंत तब्दील हो जाता है। जॉर्ड के हमला करते ही हॉक तेजी से उसके नजदीक से गुजरता है, जिससे उसका सिंग कट जाता है और उसका चेहरा बीच से ही फट जाता है। तभी जॉर्ड की आंखें खुलती है और वो खुद को फिर लाशों के ऊपर बैठा पाता है और उसे लगता है कि शायद वो एक सपना ही था, लेकिन जमीन में पड़ा अपना सिंग देखते ही समझ जाता है कि वो सपना नहीं था और उसके माथे से खून बह रहा है। तभी उसे एक प्रोफेसी सुनाई पड़ती है कि जब होली ग्राउंड में आसमान गिरेगा, अंधी भेड़ें इकट्ठा होंगी और आग का स्तंभ खड़ा करेंगी, तब वो आएगा। वहीं गड अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा है और उसे टाउन में सिर्फ प्लेग से मरे हुए लोगों की लाशें दिखती हैं, जिसकी स्पिरिट्स उसे घर के अंदर से देख रही हैं। और पग गड को आराम करने के लिए एक जगह दिखाता है जहां कभी एल्फ आया करते थे और वहां इंक्यूबस जाना पसंद नहीं करते। गड को एक विजन आता है कि ऊंचे स्तंभ के नीचे लकड़ियां इकट्ठा हैं और वहां जलती हुई मशालों के बीच किसी को लाया जाता है, जहां हजारों इविल स्पिरिट हैं। उस स्तंभ पे कास्का बंधी है, जिसे होश भी नहीं कि क्या हो रहा है और उसे जिंदा जलाया जा रहा है। तभी गड की आंख खुलती है और इंक्यूबस ठीक उसके सामने पत्थरों के नीचे से उसे देख रहा है, जो उसे कास्का के चेहरे में आने वाले खतरे के बारे में आगाह करता है। और वही प्रोफेसी जलती हुई कास्का के चेहरे से बताता है। ये सुनते ही गड को कास्का की फिक्र होती है कि कहीं उसके साथ फिर कुछ गलत तो नहीं हुआ। वहीं एरिका जंगलों में लकड़ियां इकट्ठा कर रही है और तभी वहां बर्फ पड़ने लगती है और उन सुनहरे बर्फ के बीच उसे पग दिखता है, जिसे देखते ही वो तुरंत सब कुछ छोड़ उसे पकड़ने लगती है और फाइनली उसे पकड़ते ही खुशी खुशी रिकट को दिखाने के लिए घर भागने लगती है कि तभी वहां गड आ जाता है। गड एरिका को देखते ही खुश है और एरिका भी। वहीं रिकट अब घोड़ों से उनका काम सीख रहा है। एरिका गड को घर लाती है, जहां रिकट गड को देखते ही खुश हो जाता है। रिकट के कुछ पूछने से पहले ही गड उसे कास्का के बारे में पूछता है और दोनों का चेहरा उतर जाता है। रिकट बताता है कि वहां कास्का नहीं है, जिसे सुनते ही गड रिकट से कास्का के बारे में पूछता है। गड को ऐसा देख एरिका रोने लगती है और बताती है कि ये उसकी गलती थी। कास्का गुफा में रहते हुए बीमार होने लगी और खाना पीना छोड़ दिया। तब एरिका उसे बाहर ले आई और तब कास्का कहीं चली गई। उसने कास्का को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कास्का उसे कहीं नहीं मिली। गड रिकट को डांटता है कि कास्का की ऐसी हालत में गुम हो जाने पर भी वो वहीं है, जिस पर एरिका रिकट को रोते हुए डिफेंड करती है कि रिकट ने कास्को को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की और ना मिलने पर वो उनके पास लौट आया और उसके पास वजह है कि वो वहां से नहीं जा सकता। दरअसल गोडो बीमार है, उम्र के आखिरी पड़ाव में होने की वजह से, और शायद गोडो की खुशकिस्मती है कि गड वहां उनके आखिरी समय में आ गया। गोडो गड से ड्रैगन स्लेयर और आर्टिफिशियल हार्ट देखने की डिमांड करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा उपयोग होने के कारण खुर
खुरदुरी हो चुकी है। तलवार की इस हालत से उन्हें गट की लड़ाई का अंदाजा हो जाता है। गोडो गट से कहता है कि तुम इस तरह से लड़ते हुए खुद को खो दोगे और ये चीज तुम्हारे चेहरे पर पहले से ज्यादा झलक रही है। शायद इसी नफरत के कारण तुम वापस अपने पैरों पर खड़े हो पाए। 2 साल पहले जब रिकेट तुम दोनों को यहाँ लाया था तब मुझे नहीं मालूम था कि क्या हुआ था, लेकिन उस मॉन्स्टर को देखने के बाद अब मुझे अंदाजा है कि तुम किससे लड़ रहे हो और उनके साथ तुमने एक युद्ध शुरू किया है, वो भी सिर्फ बदले के लिए। तुम इस लड़ाई और नफरत से भाग क्यों नहीं जाते? ये नफरत तुम्हारे दिल को खोखला कर देगी। तुम जितना इसे आग दोगे खुद को उतना ही खोते जाओगे और अंत में तुम में तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे अंदर भी चोटें हैं, इसे बदले से भर नहीं पाओगे। गट गोडो से कहता है तुम नहीं समझ सकते, मरते हुए तुम्हारे पास पश्चाताप के लिए कुछ नहीं है। कोई नहीं समझ सकता। वो सभी बिना कुछ समझे ही मारे गए, कीड़े मकोड़ों की तरह। वो सभी जवान थे, बहुत कुछ हासिल कर सकते थे और मेरे लिए वो सभी इररिप्लेसेबल हैं। गोडो कहता है और तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। 2 साल पहले तुमने अपनी नाउमीदी में उन 2 लोगों को छोड़ दिया जिन्हें तुम कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। वो तुम्हारे साथ थे जिनके साथ तुम अपना गम बांट सकते थे, लेकिन बजाय इसके तुम अपनी नफरत में अपना बदला लेने चले गए। तुम रिकेट को किस हक से डांट सकते हो? तुम अपने दोस्तों का बदला किस हक से ले सकते हो जब उन्हें छोड़ने वाले तुम खुद ही हो? तुम उस लड़की को तब छोड़कर गए जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभी तुम एक तलवार की तरह हो जो खुरदुरी है और खून में डूबी हुई। बस एक लीदल अटैक और तलवार बिखर जाएगी। एरिका और रिकेट गट और पग को एक जगह ले जाते हैं जहाँ कई तलवारों को जमीन पे गाड़ा गया है। रिकेट बताता है कि उसने बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए ये प्रैक्टिस के तौर पर बनाई थी और ऐसे ही पहले वो अपने फॉलन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दिया करते थे। वहीं गट भी सोच में है कि इन 2 सालों में उसने बस नफरत की, जबकि रिकेट ने अपने फॉलन दोस्तों की डेथ को एक्सेप्ट कर उनके लिए फिनरल किया और जीने की एक नई राह चुनी। एरिका और रिकेट गट को वापस गुफा में लाते हैं जो आज भी वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी और पग गुफा को देखते ही कंफर्म करता है कि कभी यहाँ एल्फ रहा करते थे। रिकेट वापस जाना चाहता है ताकि वो गट की तलवार और आर्टिफिशियल हैंड को ठीक कर सके अगले सफर के लिए। गट रिकेट से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और रिकेट बताता है कि उसने यहाँ जीवन के और भी पहलू के बारे में सीखा और गट को वहाँ छोड़ तीनों वापस चले जाते हैं। गट गुफा में अकेला है और सेफ भी, लेकिन उसे फिर भी नींद नहीं आ रही है। 2 साल की हैबिट जो है और उसे उसकी तलवार के बिना अधूरा लग रहा है। गट को वहाँ कास्का दिखती है जो वहाँ नहीं है और उसे रह रहकर गोडो की बात याद आ रही है कि उसने कास्का को अकेला छोड़ दिया और उसकी आंखों के सामने इक्लिप्स इवेंट के दृश्य आ रहे हैं कि किस तरह से ग्रिफिथ ने कास्का का रेप किया था और उसका रेज जागृत होने लगता है। उसे समझ आ रहा है कि वो भागा नहीं है, बल्कि जिस नफरत की आग उसके अंदर उन्होंने लगाई है वो उसी आग से उन्हें जला देगा। और तभी गट की परछाई में उसका डार्क बीस्ट बाहर आ जाता है और उसे कत्ल करने और खून बहाने के लिए कहता है। गट के पलटते ही वो बीस्ट ऑफ डार्कनेस वहाँ नहीं है। गट को गोडो की बातें सही लगती है कि उसने कास्का को छोड़ा, बैंड ऑफ हॉक को छोड़ा। उसे कॉर्कस की बात याद आती है जिसने उसे हॉक को छोड़ने का कसूरवार समझा, जुडो जिसने उसे हॉक को रिजॉइन करने से मना कर दिया और कास्का जिसने उसे भी उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कहा। और उसे रियलाइज होता है कि उसने बैंड को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। गट को एहसास होता है उसे सिर्फ नफरत ही नहीं चला रही है बल्कि उसकी दोस्तों की यादें, कास्का के लिए उसका प्यार, और यही वो आग है जिसने उसे डार्कनेस से बचाया हुआ है। और उसे रह रहकर फिर अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक बार फिर कास्का को अकेला छोड़कर अपनी गलती दोहरा दी और उसे प्रोफेसी की याद आती है। गट फिर खुद से प्रण लेता है कि वो इस बार कास्का को नहीं खोएगा। वहीं रिकेट रात में काम कर गट का हाथ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पग जो एरिका के साथ नहीं सो पाया रिकेट के पास आता है। पग रिकेट की हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन रिकेट मना कर देता है और एरिका को कास्का के जाने के बाद फिर से खुश रखने के लिए उसका थैंक्स करता है और साथ ही उसे बताता है कि जब गट 2 साल पहले वहां से गया था तब उसे डर था कि गट वो नहीं रहेगा जो वो है, लेकिन जिस तरह से वो कास्का के लिए परेशान था उसे यकीन हो गया कि अब भी वो वही गट है और वो इसके लिए पग को थैंक्स करता है। तभी वहाँ गोडो आ जाते हैं और पग को देख उन्हें यही लगता है कि गट हमेशा कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीज ले आता है। गोडो को इस हालत में काम करता देख वो गोडो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन गोडो उसे रोक कर कहते हैं कि एरिका अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो मेरी असली बेटी नहीं है। उसके पेरेंट्स वॉर के चलते मारे गए थे और उसके जलते हुए घर से उन्होंने एरिका को बचाया था और उसकी वजह से ही उन्हें पिता होने का मतलब समझ में आया। अगर उन्हें मरना ही है तो वो अपना काम करते हुए ही मरेंगे, एक अच्छे तलवार की तरह जो जंग और खुरदरी होने पर भी उसके अंदर की स्टील जिंदा रहती है, जो अल्टीमेट
अल्टीमेट स्टील है जो आग में जलकर फिर जी उठती है। और यही बात उस बेवकूफ गट से भी कहना कि मेरे जैसा ना बने। सुबह की पहली किरण नई ड्रैगन स्लेयर पर चमकती है, जैसे वो खुद गट की हाथ में उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही उसके नए अपग्रेडेड आर्मर जिसे खुद गोडो ने उसके लिए पहले ही तैयार कर रखा था। रिकट गट को अपग्रेडेड तीर और गन पाउडर देता है जो पहले से ज्यादा कारगर है। रिकट का कोई अंदाजा नहीं है कि कास्का कहाँ हो सकती है और गट प्रोफेसी के अकॉर्डिंग रिकट से होली ग्राउंड का पता पूछता है और रिकट उसे नॉर्थ ईस्ट में सेंट एल्बिन टेम्पल के बारे में बताता है जो टावर ऑफ कन्विक्शन भी है, जहां प्लेग के बाद बहुत बड़ी मात्रा में रिफ्यूजीज इकट्ठा हुए हैं और उनमें मिले हुए हेरेटिक्स को होलीसी खुद मुक्ति देंगे, या यूं कहें विश ट्रायल गट को उसी प्रोफेसी की झलक मिली थी ड्रीम में और उस बिना पर कास्का के वहां होने के चांसेस हैं और गट कास्का को ढूंढने अपने नए सफर में जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो गोडो को कॉम्प्लीमेंट देता है और अगली बार मिलने की विश करता है और वहीं गोडो गट को जाते हुए देख रहे हैं जिसकी ड्रैगन स्लेयर को ठीक करते हुए उनकी हालत खराब हो गई और उसको जाते हुए देख गोडो को एहसास होता है कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात है और वो इस बात को एक्नॉलेज किए बिना ही चला गया, जो शायद सही है। आफ्टर ऑल जीना और मरना हमारे कंट्रोल से बाहर है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बरसर्क मांगा चैप्टर 125 से 131 खत्म होता है। मांगा का अगला चैप्टर होलीसी और कास्का के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।